प्यारे बच्चों, मैं BL चौधरी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुखरी कला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का एक रुचिकर टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने लेनार्ड के प्रयोग का अध्ययन किया था और इस प्रयोग से कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष आए। इन्हीं निष्कर्षों को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में जानते हैं। तो पहला इसका भाग है देहली आवृत्ति का नियम। किसी धातु तल से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जबकि आपतित विकिरण का मान एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो और इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को उस धातु तल का देहली आवृत्ति कहते हैं। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे उसकी तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों ना हो। दूसरा, आपतित प्रकाश की तीव्रता का नियम, और इसके अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर नहीं। तीसरे नियम को हम कहते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का नियम, और इस नियम के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। चौथा नियम समय पश्चता नहीं होने का नियम, और इस नियम के अनुसार किसी धातु तल पर विकिरण के आपतित होते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में पूरी तरह से विफल रहा है और इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है तीव्रता वृद्धि के साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ना बढ़ने संबंधी विफलता। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता बढ़ने से तरंग की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और तीव्रता से आपको मालूम है तीव्रता उसे कहते हैं जो एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्रकाश जितना आपतित होता है उसे हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। तो यदि तीव्रता में वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए, और लेकिन यह देखा गया है कि तीव्रता बढ़ने का इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार ये पहला कारण है जिससे तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा जो कारण है वह है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संबंधी देहली आवृत्ति की अनिवार्यता विश्वक असफलता। यदि प्रकाश की तीव्रता पर्याप्त है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, लेकिन यह देखा गया है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, चाहे उसकी तीव्रता कितनी अधिक क्यों ना हो। यह भी प्रकाश के तरंग सिद्धांत का विरोध करता है। तीसरा, धातु तल से तुरंत इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन संबंधी विफलता। यह देखा गया है कि धातु तल पर आपतित विकिरण के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार उसकी ऊर्जा उन समस्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होना चाहिए जो प्रकाशित क्षेत्र में आते हैं, और तरंग की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कुछ समय लगना चाहिए। लेकिन यह देखा गया है कि विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होने लगते हैं, और इस प्रकार से यह तरंग सिद्धांत इस नियम की भी व्याख्या करने में असमर्थ है।
अतः हम उपरोक्त कारणों से हम कह सकते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत पूरी तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करने में विफल रहा है। अब इसकी व्याख्या जीनियस वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सन 1905 में की। बच्चों, आप आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। तो 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की नियमों की व्याख्या की। प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक बंडल को फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h होती है, जहाँ h प्लांक का नियतांक होता है और इसका मान 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है और जहाँ पर न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटॉन की ऊर्जा दो भागों में व्यय होती है। एक धातु का कार्यफलन, और इसका अर्थ यह है कि जो ऊर्जा का एक भाग है वह धातु तल से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में व्यय होता है, इसी को हम धातु कार्यफलन कहते हैं। ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होता है। तो इस प्रकार h न्यू बराबर फाई प्लस ई के होगा, जहाँ फाई धातु का कार्यफलन है और ई की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और वेग v मैक्सिमम हो तो ई के स्थान पर हम 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर लिख सकते हैं और इस प्रकार से समीकरण 1 का स्वरूप हो जाएगा ½ m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस फाई। अब स्पेशल केस के लिए यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ठीक ठीक उस धातु तल के देहली आवृत्ति के बराबर हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग v मैक्सिमम बराबर 0 होगा और इस प्रकार से समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा फाई इक्वल टू h न्यू 0। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा ½ m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0 और इसे ही आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा हम सरलता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। तो ये पहला नियम की हम व्याख्या कर सकते हैं। चूंकि पृथक फोटॉन पृथक इलेक्ट्रॉनों को हिट करते हैं, अतः जितने ज़्यादा फोटॉन होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और इस प्रकार से एक नियम जो कि यह कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, इसकी पूरी तरह से ये व्याख्या करता है। दूसरे नियम की व्याख्या जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जबकि उसकी आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो उसकी व्याख्या के लिए प्रकाश विद्युत समीकरण में यदि न्यू 0 का मान न्यू से कम या बराबर है तो उस परिस्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ½ m v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 0। अर्थात इसका अर्थ यह है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा या तो 0 होगी या ऋणात्मक होगी, अर्थात इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ही नहीं। तो ये एक और नियम की व्याख्या होगी। एक अन्य नियम की व्याख्या आप सीधे सीधे इस समीकरण से कर सकते हैं। इसमें प्रकाश विद्युत समीकरण में h और न्यू 0 ये किसी धातु तल के लिए कांस्टेंट होते हैं और इस प्रकार आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ½ m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू
प्रोपोर्शनल टू न्यू, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होते हैं। तीसरा, फोटॉन के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच समय पश्चाता इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह टक्कर जो है प्रत्याश टक्कर होता है और फोटॉन के आपतित होते ही तुरंत ऊर्जा का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों को हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन धातु तल से बाहर निकल जाते हैं। इसकी व्याख्या हम ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ एक सरल रेखा में आता है। क्योंकि यह ग्राफ सरल रेखा में इसलिए आता है क्योंकि प्रकाश विद्युत समीकरण पूरी तरह से सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx प्लस c से मेल खाता है। यदि हम y के स्थान पर e k को ले लें और x के स्थान पर न्यू को लें तो ये जो स्लोप है, स्लोप का मान m बराबर h होगा और यह h पूरी तरह से कांस्टेंट है, अतः ग्राफ का सरल रेखा प्राप्त होना निश्चित है। ये जो अंतःकरण C के स्थान पर यहाँ पर ऋण फाई है, इसके द्वारा हम इस ग्राफ के द्वारा h का भी मान ज्ञात कर सकते हैं और कार्यफलन का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ग्राफ का कटान बिंदु न्यू जीरो के बराबर होता है और इस ग्राफ को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यह एक y अक्ष के C बिंदु से मिलता है और यह अंतःखंड OC कार्यफलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है और यही कार्यफलन आप जानते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है और निरोधी विभव जनित कृत कार्य के बराबर भी होता है। ऋण EV0 के बराबर भी होता है। दूसरा, यदि हम अलग अलग धातुओं के लिए इस ग्राफ को खींचें तो सभी ग्राफ एक दूसरे के समानांतर होंगे। जिनका ध्रुवीय आवृत्ति कम है वे इस ग्राफ के बाईं ओर प्राप्त होंगे और जिनका कार्यफलन ज़्यादा है वे इस ग्राफ के दाईं ओर प्राप्त होंगे। धन्यवाद बच्चों।